हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो परसेंटेज क्लास नंबर 4 बच्चे आज हम लोग करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें थोड़े से अच्छे लेवल की तरफ हम लोग मूव कर गए थे। तो आज और थोड़ा सा देखेंगे लेवल को, क्योंकि अब जो अभी आपका पार्ट बचा हुआ है परसेंटेज में वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और अच्छे लेवल का है। क्योंकि परसेंटेज में मैंने आपको कल भी बताया था कि इजी लेवल के क्वेश्चन भी हैं, मॉडरेट भी हैं और थोड़े से कैलकुलेटिव भी हैं। तो जो कैलकुलेटिव वाला पोर्शन है, नो डाउट आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट में भी। तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है, जहां पर कैलकुलेशन के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डिविजिबिलिटी वगैरह का यूज करके हम लोग अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, लेकिन वो करनी तो पड़ेगी। वहां आप ये नहीं कह सकते सर कोई एक लाइन का मेथड बता दो या शॉर्ट बता दो या कोई इधर उधर से काटाकोटी करके ऐसे चुटकी में आंसर आ जाए आसान सवालों की तरह। नहीं, वहां आपको प्रिपेयर रहना है। क्योंकि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो बच्चे हर फील्ड में आपको तैयार रहना पड़ेगा। कोई भी फील्ड आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जहां आपको ये लगे और ये तो मुझे नहीं आता या यहां से ना आ जाए। अगर आपके पास एक भी परसेंट इस प्रकार का डर है तो समझ लेना अभी आप तैयार नहीं हो। ठीक है? जब आपको जिस टाइम आपको ये लगे ना कहीं से भी आ जाओ, जुगाड़ करके इधर उधर करके कर दूंगा सवाल को, चाहे कैसा भी आ जाओ, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, कैसा भी आ जाओ, उस टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो कहेगा कि आई एम प्रिपेयर्ड। ठीक है? तो उसी हिसाब से मेहनत करनी है बच्चे, हर सब्जेक्ट में आपको, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई भी लूज पॉइंट आपने नहीं छोड़ना है अपना। ठीक है? चलो करते हैं शुरुआत। हमारे कितने 9 टाइप हो चुके थे, अब हम आते हैं अपने 10वें टाइप पे। और 10वें टाइप में बच्चे फिर हम आय खर्च और बचत वाले सवालों के बारे में बात करेंगे। एक फॉर्मूला कहो या फिर कॉन्सेप्ट कहो कि आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो इनकम इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी कि आई इक्वल टू ई प्लस एस। ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में ये बोलते हैं। तो ये यानी कि भाई आपकी कोई सैलरी है, उसे कैसे हम लोग मैनेज करें कि कितना आपने खर्च किया और उसमें से कितना आपने सेव किया। कितना आपने खर्च किया उसमें से कितना आपने सेव किया। सपोज दैट किसी व्यक्ति की मैं कहता हूं कि मान लो 10,000 रुपया सैलरी है। अब उसने उसमें से 7,000 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना होगा? आप कहेंगे कि सर 10,000 में से 7,000 माइनस कर दो, तो कितना बचाया होगा? 3,000 बचाया होगा। तो सेविंग कितनी हो गई? 3,000। एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 7,000। क्या इस बात को बच्चा हम ऐसे बोल सकते हैं? इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मुझे एक्सपेंडिचर चाहिए होगा, अगर मुझे खर्चा चाहिए होगा कि मेरा खर्चा कितना हुआ है, तो क्या मैं इस सेविंग को इनकम में से माइनस कर दूं? अगर मैं आय में से बचत को माइनस कर देता हूं तो क्या बच्चा मुझे खर्चा मिल जाएगा? यस। एज वेल एज अगर मुझे सेविंग चाहिए, अगर मुझे बचत चाहिए, तो क्या मैं खर्चे को इनकम में से माइनस कर दूं? क्या मैं आय में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो मुझे खर्चा मिल जाएगा? क्या ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? यहीं से ही आए हैं ये, यहीं से ही निकल के आए हैं ये। ओके? एक बच्चा कह रहा है सर आप हर क्लास 1 घंटे के लिए, अगर वो आधा घंटा वीक पॉइंट पर काम करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो फिर सिलेबस जनवरी लास्ट में कंप्लीट होगा जाके। इस बात के लिए अगर आप एग्री हो तो फिर मैं मुझे क्या है भाई, मैं तो आधा घंटा भी ले लूं क्लास। फिर आपका सिलेबस आप एग्जाम के बाद कंप्लीट होगा। अगर आप इस बात के लिए तैयार हो तो मैं करा लूं 1 घंटा। बोलो। फिर ये मत कहना कि सर हमारा तो एग्जाम चल रहे हैं, आपका सिलेबस ही नहीं हुआ अभी।
वो फिर मेरा सरदर्द नहीं है, तो फिर आप उसका रिस्क लो। ठीक है बच्चे, ये बात क्लियर हुई आपको? बस छोटी सी ये बात बतानी थी। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। देखो, सवाल है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो, पिछली बचत से 20% अधिक बचाता हो, तो उसके खर्चे में प्रतिशत वृद्धि। बहुत ही अच्छे तरीके से कम कैलकुलेशन के साथ आपको मैं ये सवाल कराने वाला हूं। अब सवाल ने बोला है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। बच्चे, जो ये पहली लाइन है ना, जरा गौर से देखो और एक बार अपने आप खुद से पढ़ो। उसने बोला एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। क्या इस पहली लाइन से आप आय, खर्च और बचत इन तीनों का रेशियो बना सकते हो? पहली लाइन से। मैंने बाकी लाइन अभी पढ़ी ही नहीं, मैंने जस्ट पहली लाइन देखी कि मासिक आय का 30% बचाता है, दैट्स ऑल, मैं यहीं पे रुक गया। मैं इस पहली ही लाइन से आय, खर्च और बचत का रेशियो बना सकता हूं क्या? बिल्कुल बना सकता हूं। यहां लिखिए इनकम, यहां लिखिए एक्सपेंडिचर और यहां लिखिए सेविंग। तीनों आपने अलग अलग लिख दिए, आय, खर्च और बचत। अब अगर सवाल ने बोला कि उसने अपनी आय का 30% बचाया, अब जरा इसी लाइन पे फोकस करो। हमें एग्जाम में कैसे करना है मैं उस तरीके को बताता हूं आपको। कि उसने बोला आय का 30% बचाता है, मतलब अगर उसकी आय 100 है तो उसने बचाया कितना है? 30। अब आप खुद सोचो कि अगर 100 रुपया इनकम है, 30 रुपया सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 100 रुपया आय है, 30 रुपया बचत है, तो 100 में से 30 घटा दो, क्या मेरे भाई 70 रुपया खर्चा होगा उसका? ये रेशियो सीखो फिर से। उसने क्या बोला? उसने बोला कि आय का 30% बचाता है, तो 30% का मतलब है कि अगर उसने 100 रुपया कमाया तो उसमें से 30 बचा लिया, और अगर 30 बचा लिया तो खर्चा कितना किया होगा? 70। बस यहां से रेशियो बना लो। आप 0 0 0 को काट दो तो रेशियो कितना बन गया मेरे भाई? 10, 7 और 3। बस अब यहीं पे रुक जाओ और अब हम सवाल को थोड़ा सा आगे पढ़ना शुरू करेंगे। अब बहुत सारे लोग यहां पर क्या करेंगे, वो यहां पर दो दो जीरो लगा देते हैं कि यहां भी 2 जीरो लगा दो, यहां भी 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो। फिर कह रहे 20% आय में वृद्धि हुई, तो ये उसका 20% निकालेंगे, बचत में 20%, उसका 20%। मैं कह रहा हूं इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आपको करना क्या है, अब यहां से आपने जैसे ही इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बनाया ना, थोड़ा सा आगे पढ़ो। उसने कहा मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई है, तो अगर 20% की वृद्धि हुई है तो यहां 20% लिखो प्लस का, वृद्धि का मतलब है प्लस। वो कह रहा है बचत में 20% की वृद्धि हुई है, भाई अधिक है तो वृद्धि हुई है, तो यहां भी 20% लिखो। बचत में भी वृद्धि और आय में भी वृद्धि। वृद्धि को प्लस में लेना है, कमी को माइनस में रखना है, कमी वाला क्वेश्चन भी आएंगे। अब क्या करना है, आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आएगा? 20 धाम 200%। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 20 तिया 60%। अब आप फिर से अपना वही कॉन्सेप्ट लगाओ जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर 200 रुपया कमाया तो 60 रुपया बचा लिया, बचत है ना ये। तो 200 रुपया कमाया, 60 रुपया बचा लिया, तो खर्च कितना किया होगा? 200 में से 60 माइनस कर दो, सर 140 खर्चा किया होगा। कितना खर्चा किया होगा मेरे भाई? 140 खर्चा किया होगा, 140। अब अपना उत्तर निकालने के लिए बस एक छोटा सा काम और करना है आपने, 140 से डिवाइड करना है जो खर्चे का रेशियो है, ये 7 को डिवाइड करना है। आपका उत्तर आपको मिल जाएगा कितना? 20%। यानी कि खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि की होगी? खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि? सर 20% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है।
फिर से समझो इस सवाल को, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि उसने अपनी आय का 30% बचाया। तो मैंने कहा 100 रुपया आय है, 30 रुपया बचा लिया, तो 70 रुपया खर्चा होगा। 100 में से 30 घटा दो आप, तो यहां से 10, 7 और 3 रेशियो आ गया। अब सवाल कहता है कि उसने अपनी आय में 20% की वृद्धि, तो प्लस का 20% आय के नीचे लिख दो। खर्चे में 20% की वृद्धि, खर्चे के नीचे प्लस का 20%, और इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 20 धाम 200, 20 तिया 60। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओ कि 200 रुपया कमाया और 60 रुपया बचा लिया। 200 रुपया कमाया और 60 रुपया बचा लिया, तो खर्चा कितना किया होगा? 200 में से 60 माइनस कर दो, 140% खर्चा किया होगा। अब अपना उत्तर निकालने के लिए 140 से जो खर्चे का रेशियो है उसको डिवाइड कर दो, आपका जवाब 20% बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। हर सवाल में आपने यही करना है, हर सवाल में। चलो अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं, और आज जवाब मुझे आपका मिलना चाहिए। बताना जरा। अगर एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, खर्चे में भी 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बोलिए। पहली लाइन से तो आय, खर्च और बचत का रेशियो बनाओ। तो आप कहोगे सर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, आय, खर्च और बचत। सवाल ने बोला है अपनी आय का 80% खर्चा कर रहा है, मतलब कि अगर उसने 100 रुपया कमाया तो खर्चा कितना किया है? 80, 80% है ना। तो 100 रुपया कमाया, 80 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 100 में से 80 घटा दो, 20। रेशियो कितना आ गया? 20 एकम 20, 20 चौकू 80 और 20 पंजू 100। ये रेशियो आ गया 5, 4 और 1। अब सवाल कहता है कि भैया उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई है, तो यहां लिख दो प्लस का 30%। अब कह रहा है कि उसके खर्चे में भी 10% की वृद्धि हुई है, तो प्लस का 10%। और क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 150%, इधर मल्टीप्लाई करोगे आएगा 40%। अब आप इसे ऐसे सोचो कि भैया उसका 150 रुपया कमाई हुई और 40 रुपया खर्चा कर दिया। 150 रुपया कमाई हुई, 40 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 150 में से 40 माइनस कर दो। आय में से खर्चा माइनस करते हैं तभी तो बचत मिलता है हमें। भाई मैंने वही तो कॉन्सेप्ट ये सिखाया आपको कि आय में से खर्चा माइनस करते हैं तभी तो बचत मिलता है आपको। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है। 150 माइनस 40 यानी कि 110%। अपना उत्तर निकालने के लिए एक काम और करना है, 110 से डिवाइड करना है, जो सेविंग का रेशियो है दैट इज 1। यानी कि आपका जवाब आ जाएगा मेरे भाई 110%, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगर यही सवाल में कुछ और मैं चेंजेस करता हूं, देखना थोड़ा सा मैं इसमें खुरापाती करने की कोशिश करता हूं। यहां तक तो सबको क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं है। बच्चे अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये कहता हूं कि उसके खर्चे में 10% की वृद्धि ना होकर कमी हुई है, इस तरीके से कि उसके खर्चे में 10% का डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो सवाल किस तरीके से होगा? फिर लगाओ दिमाग इसमें। पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मैंने चेंज कर दिया। सवाल कहता है कि आय, खर्च और बचत, ठीक है। कह रहा आय में 30% की वृद्धि, जो वृद्धि है उसे प्लस में लिखो। कह रहा जो खर्चा है उसमें 10% की कमी हुई है,
खर्चा उसने कम कर दिया तो -10%, -10%। अब जहां कमी है उसको माइनस में लेना है, ये माइनस वाला केस सिखा रहा हूं आपको मैं। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 30 पंजे 15 यानी कि 150, और 10 चौके 40, वो भी माइनस का, कितना, माइनस का। अब आप इसको ऐसे सोचो, आप इसको ऐसे सोचो बच्चे, कि उसकी आय में 150% वृद्धि हुई है और खर्चा घट गया। यानी कि आप मान लो 20,000 रुपये या 40,000 रुपये आपकी सैलरी है, उसमें से 10,000 रुपया आपका खर्चा था। 40,000 सैलरी है, 10,000 रुपया खर्चा था। मान लो आपकी सैलरी हो गई 40,000 से बढ़ के 50,000, और खर्चा आपने 10,000 से कम कर दिया, 5,000। एक तरफ तो सैलरी बढ़ी, पैसा आना शुरू हो गया एक्स्ट्रा, आपने खर्चा कम कर दिया, वहां से भी एक्स्ट्रा बचत होने लग गई, तो ओवरऑल बचत तो बढ़ जाएगी भैया। देखो, सैलरी में 10,000 का फायदा हुआ, 40,000 से 50,000, और खर्चे में भी 10 से 5 कर दिया आपने, 5,000 का वहां फायदा हो गया। दोनों जगह फायदा होके ओवरऑल सेविंग तो बढ़ गई। तो कभी भी ये माइनस का साइन आए ना, अब इस कंफ्यूजन को दूर करना है तो अपना ओरिजिनल कॉन्सेप्ट याद रखना कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है ना। आय कितनी है, 150, खर्चा कितना है, -40, ऐसे, प्लस सेविंग। तो यहां से सेविंग कितनी हो जाएगी, ये -40 इधर आकर प्लस हो जाएगा ना, तो कितना आएगा, 190। बस यही ध्यान रखना है। तो बचत कितनी आ जाएगी, 190%। और अपना उत्तर निकालने के लिए एक काम और करना है, 190 से डिवाइड कर देना है रेशियो को, यानी कि बचत उसकी 190% बढ़ जाएगी। कभी भी ये माइनस वाला है ना, तो ये अपना ओरिजिनल कॉन्सेप्ट लगाकर अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। 150 को प्लस में रखो, 40 को माइनस में, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, दैट इज 190। ठीक है, ये कभी भी आपको गड़बड़ नहीं आएगी इस तरीके से करेंगे तो। चलिए एक और सवाल देता हूं, आइए बच्चे इस क्वेश्चन पे। एडब्ल्यू टीपीओ में एडवांस मैथ की क्लास का टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा है बच्चा। अभी अभी मैं कोशिश कर रहा हूं बाकी टीचर से डिस्कशन करने की, क्योंकि आपका मैंने टाइम स्लॉट मंगवाया सुबह 7 बजे इंग्लिश, 8 बजे मैथ्स, 10 बजे रीजनिंग, 11 बजे कंप्यूटर, 12 बजे ड्राइवर, 1 बजे पॉलिटी, 2 बजे स्टैटिक, 6 बजे ज्योग्राफी, 8 बजे रात को फिर फिजिक्स, 9 बजे फिर केमिस्ट्री। 10 बजे तक, 10:30 बजे तक कोई स्लॉट ही नहीं है सुबह 7 बजे से लेकर। तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी का कोई स्लॉट तो इधर उधर एडजस्ट हो। कह रहा है शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है, यदि उसकी आय में X% बढ़ती है, खर्चा 15% बढ़ता है, तो बचत 21% बढ़ती है। बताइए X की वैल्यू क्या हो जाएगी। ओके, तो भाई क्या करना है, सबसे पहले आय, खर्च और बचत। सवाल ने बोला है अपनी आय का 1/3 बचाती है, 1/3 किसका, आय का। यानी कि अगर उसकी आय 3 यूनिट है, अगर उसकी आय बच्चा 3 यूनिट है, तो बचाती कितना है, सेविंग कितनी है उसकी, बचत है उसकी 1 यूनिट। 1/3 बचाती है, इसका मतलब यही है कि अगर उसकी 3 यूनिट इनकम है तो सेविंग कितनी है, 1 यूनिट। 3 रुपया कमाया, 1 बचाया, तो खर्च कितना किया होगा, 3 में से 1 हटा दो, 2, ये रेशियो आ गया। अब सवाल कहता है उसकी आय में X% वृद्धि होती है, तो यहां लिख दो X%, वृद्धि है तो प्लस में ही रहने दो। कह रहा है उसका खर्चा भी 15% बढ़ता है, तो प्लस का 15%। कह रहा है उसकी बचत भी 21% बढ़ती है, तो प्लस का 21%। और मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, 3X%। ये कितना आएगा, 15 दूनी 30%। और ये कितना आ गया, 21 एकम 21%। अब बच्चे आप जानते हैं कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, यस। यानी कि 3X बराबर 30% प्लस 21%, है ना।
आय बराबर क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो 3x बराबर 51%, परसेंट से परसेंट गया, ये जाएगा 17 बार, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 17। ये लो, हो गया सॉल्व। सवाल है, एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% ज्यादा है। यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, तो 4 कार और 5 बाइक के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि। ये अलग है टाइप, अब ये अब चेंज हो गया, वो टाइप अब गया, आय खर्च बचत के रेशियो वाला टाइप गया, ये अलग है। यहां आपने इनकम को 100 क्यों नहीं माना, क्योंकि बच्चे हम उसको रेशियो में लेके चल रहे हैं, आय खर्च बचत को हम रेशियो में लेके चल रहे हैं। और हमने 100 इसलिए नहीं माना, 100 कम मानते हैं जब परसेंटेज में दिया होता है कि 20% खर्चा किया, 10% बचाया, तब 100 मानते हैं। उसने फ्रैक्शन में दिया है, 1/3 बचाया, तो रट क्यों रहे हो चीजों को, रेशियो चैप्टर नहीं पढ़ा ना ढंग से। न्यूमरेटर में कुछ बढ़ाना घटाना फ्रैक्शन, कल की क्लास करो, करा दिया वो टाइप। बताओ ये सवाल कैसे होगा। एक कार के मूल्य जो है वो बाइक के मूल्य से 300% ज्यादा है, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये बाइक है और ये कार है, ओके, कह रहा है कि कार का जो मूल्य है वो बाइक से 300% ज्यादा है, बाइक से, यानी कि बाइक मान लो अगर 100 रुपए की है, सपोज दैट बाइक अगर 100 रुपए की है, तो कार कितने की हो जाएगी, 300% ज्यादा, यानी कि 100 में 300 जोड़ दो, तो कार कितने की हो जाएगी, 400 रुपए की हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि अगर बाइक 100 रुपए की है, तो जो कार का मूल्य है वो 300% ज्यादा है। मान लो अगर ये कहता 20% ज्यादा, तो 100 में 20 जोड़ देते, 120 हो जाता। अगर ये कहता 70% ज्यादा, तो 100 में 70 जोड़ देते, 170 हो जाता। अगर ये कहता 100% ज्यादा, तो 100 में 100 जोड़ देते, 200 हो जाता। लेकिन उसने बोला 300% ज्यादा, तो 100 में 300 जोड़ देंगे, 400 हो जाएगा, इस वजह से ये 400 यहां पर आया। तो मान लो बाइक 100 रुपए की है, कार 400 रुपए की है। वेरी गुड। अब सवाल कहता है कि कार के, ये तो पुराना मूल्य है, ये तो उसका ओल्ड वाला मूल्य है, अगर मैं नया वाला मूल्य निकालता हूं, तो सवाल कहता है कि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। तो भैया अगर कार के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, तो नया मूल्य कितने का हो जाएगा, या वृद्धि बता दो, वृद्धि टोटल कितने की हो जाएगी, या मैं टोटल वृद्धि बात कर रहा हूं। तो कार के मूल्य में 10% की वृद्धि, तो वृद्धि कार में कितने की होगी, आप कहेंगे 40 रुपए की कार में वृद्धि हो जाएगी। बाइक में कह रहा है 30% की वृद्धि, तो बाइक में टोटल वृद्धि कितने की हो जाएगी, 30 रुपए की हो जाएगी। बाइक में 30 रुपए बढ़े, कार में 40 रुपए बढ़े, तो सवाल कहता है 4 कार और 5 बाइक के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि। तो पहले तो ये बताओ कि 4 कार और 5 बाइक का टोटल मूल्य कितना है। तो 4 × 400 प्लस 5 × 100, है ना भाई, 5 बाइक है तो 5 × 100, 4 × 400। तो 4 कार और 5 बाइक का टोटल मूल्य 2100 रुपए है। और टोटल वृद्धि कितनी है, टोटल वृद्धि कितनी हुई 4 कार और 5 बाइक की, 4 कार को 40 से गुणा कर दो, 5 को 30 से गुणा कर दो, 160 प्लस 150, ये आ गया 310। 310 रुपए की वृद्धि हो गई, तो परसेंट में बताना है, तो 310/2100 और गुणा 100, ये आ गया प्रतिशत वृद्धि।
यही तो करना था आपने। आपने क्या किया, सबसे पहले तो 100 रुपया बाइक का माना, तो 300% ज्यादा 400 रुपया कार का हो गया। अब कह रहे हैं कि भैया कार के मूल्य में 10% वृद्धि हुई, तो इसका 10% निकाला 40। बाइक के मूल्य में 30% वृद्धि हुई, तो बाइक का मूल्य निकाला 30 रुपया वृद्धि हो गई, 100 का 30%। तो कह रहे हैं कि 4 कार और 5 बाइक के टोटल परसेंटेज वृद्धि। तो पहले तो 4 कार और 5 बाइक का टोटल मूल्य 2100 रुपये है। टोटल वृद्धि निकाली तो 4 कार और 5 बाइक की टोटल वृद्धि 310 रुपए की है। तो 310/2100 गुणा 100 कितना आएगा, 21 एकम 21, 10, 21 चौके 84, 14 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है 14.8%। तो लगभग लगभग आपका जो जवाब है वो 14.8% आ गया। ये दिल्ली पुलिस का आया हुआ सवाल है, ये आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में। इसे करिए बच्चे जरा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ सवाल है। कह रहा है एबीसी की कुल मासिक आय 69,000 रुपए है, टोटल मासिक इनकम। ए आय का 70% खर्च करता है, बी आय का 80% खर्च करता है, और सी अपनी आय का 92% खर्च करता है। और उनकी बचत का रेशियो 15-11-10 है। तो बी की मासिक बचत कितनी होगी, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। ये कैलकुलेटिव भी है, यस, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी आपको। यहां जो आपको रेशियो दिया हुआ है ये बचत का रेशियो दिया हुआ है, और जो परसेंटेज दिए हुए हैं ना, जो परसेंटेज दिए हुए हैं वो बी की आय का, सॉरी, खर्च का परसेंटेज, ए के खर्च का परसेंटेज और सी के खर्च का परसेंटेज। परसेंटेज खर्च का दिया हुआ है, रेशियो बचत का दिया हुआ है, और टोटल आय दी हुई है। सब कुछ उसने इन्वॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा तो इसमें करना पड़ेगा चीजों को। अब करें कैसे, पहले तो ये बताओ। जो हमें रेशियो दिया हुआ है ना बचत का, वहां से शुरू करते हैं सवाल को, कि भैया एबीसी की बचत का रेशियो जो हमें दिया हुआ है, बचत का, सेविंग का क्या रेशियो है बच्चा, वो है 15-11-10। क्या मैं इसको 15R, 11R और 10R कह सकता हूं, बोलिए। बचत का रेशियो। सवाल ने आपसे क्या पूछा है, सवाल ने आपसे पूछा है बी की मासिक बचत, यानी कि हमारे पास बचत का रेशियो भी है और उसने बी की मासिक बचत पूछी है। मतलब कि हमारा जो जवाब है वो 11R की वैल्यू होगी, फाइंड आउट करना 11R की क्या वैल्यू है। तो क्या मेरा जवाब 11 का मल्टीपल होगा, क्या मेरा जवाब 11 से कटना चाहिए बच्चे, थोड़ा बुद्धि पे जोर लगा के सोचो। उसने बोला बी की मासिक बचत, तो भैया बी की मासिक बचत तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। तो देखो ऑप्शन में क्या एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कट रहा है, भैया ये तो नहीं कट रहा 11 से, ये भी 11 से नहीं कटता, ये भी 11 से नहीं कटता। एक ही ऑप्शन है जो 11 से कटा। अब ये तो हो गया इसका शॉर्टेस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट मेथड, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट मेथड। अब हम इसे डिटेल में चलते हैं। अब सवाल ने बोला है कि ए अपनी आय का 70% खर्च करता है। तो आप मुझे बताओ बच्चे कि अगर ए ने 70% खर्चा किया तो ए ने बचाया कितना होगा, ए ने बचाया कितना होगा। आप कहेंगे सर 30% बचाया होगा। 70% खर्चा कर दिया, 100 में से 70 घटा दो। मेरी बात सुनो, आप लिखने पे जब जो बच्चा ध्यान देता है ना वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि ये कहां से आ गया वो कहां से आ गया। जो मैं बोल रहा हूं ना वो गोल्डन वर्ड्स है, उन्हें सुना करो। कि ए ने अगर 70% खर्चा कर दिया तो बचाया कितना होगा, 30%। और यहां ए की बचत कितनी है, 15R। तो यहां से 100% की वैल्यू निकाल दो, 100% की, कि भैया 1% आ जाएगा, 30 नीचे चला जाएगा, और 100% कितना आ जाएगा, 15/30।
और गुणा 100। एक ही सैलरी कितनी आ गई? एक ही सैलरी आ गई 50R। ये एक ही इनकम आ गई। ए की इनकम कितनी है? 50R। ऐसे ही बी के बारे में बात करो कि बी ने अगर अपनी आय का 80% खर्चा किया तो बचाया कितना होगा? 20%। और उसके बराबर क्या हो जाएगा? 11R की वैल्यू। तो बच्चे यहां से 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 11R बटे 20, और ये 100 मल्टीप्लाई में आएगा। तो 20 पंजे 100 और 11 पंजे 55। तो बी की इनकम कितनी हो गई? 100% की वैल्यू 55R। ऐसे ही अगर सी ने 92% खर्चा किया तो सी ने बचाया कितना होगा? 8%। और सी की बचत कितनी दे रखी है? 10R। यस। तो भैया 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10R बटे 8 गुणा 100। 4 दूनी 8, 4 से 25 बार जाएगा, 2 पंजे 10 और 25 पंजे 125R। अब जो ये आया है ना 50R, 55R और 125R, ये उनकी सैलरी है, इनकम है। तो इनकम को अगर आप जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा भैया? ये आएगा आपका 12 5 17, 17 और 5 22, 230R। टोटल जोड़ेंगे तो 230R आ जाएगा। और टोटल इनकम कितनी दे रखी है हमें? 69,000। टोटल इनकम कितनी है? 69,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 69,000 बटे 230R। 230, सॉरी, आर की वैल्यू, जीरो से जीरो गया, 23 तिया 69, आर की वैल्यू आ गई 300। अब आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 300, वही चाहिए थी हमें। उसने क्या पूछा? बी की बचत। बी की बचत कितनी है? 11R। तो 11R कितना आ जाएगा? 11 गुणा 300। भाई आर की वैल्यू ही तो पता करनी है हमें, तभी तो हम बी की बचत निकाल पाएंगे। तो ये आ जाएगा 33। ये हो गया इसका डिटेल्ड मेथड। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। आपको यहां इनकम निकालनी थी क्योंकि हमें टोटल इनकम आय दे रखी है 69,000, तो आपको उसके बराबर कोई वैल्यू करनी है, तो आय आपको निकालनी पड़ेगी। तो आपने 30%, 15R, 100% की जो वैल्यू निकाली है ना, ये इनकम की वैल्यू है, आय की वैल्यू है। तो 100% 50R, 100% 55R, 100% 125R, तीनों को जोड़ा 230R, जिसके बराबर हो जाएगा 69,000। तो आर आ गया 300, 11R हो जाएगा आपका 3300। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में नोट करना बच्चे इसे। शॉर्ट तो मैंने शुरू में बता दिया था, डिविजिबिलिटी रूल, कि 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 3 हट गए। ठीक है, चलो, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बच्चा। आगे बढ़े। चलो चलते हैं आगे। कल मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, क्या तीनों के तीनों फॉर्मूले याद किए आपने? सक्सेसिव वाले, सक्सेसिव वाले याद किए आपने? A% की वृद्धि, B% की वृद्धि, ओवरऑल वृद्धि। A% की कमी, B% की कमी, ओवरऑल कमी। A% की वृद्धि और B% की कमी, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल माइनस हुआ तो कमी, प्लस हुआ तो वृद्धि। तीनों फॉर्मूले याद हैं? उन्हीं के ऊपर बेस्ड अब एक क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं। क्वेश्चन का टाइप ही है ये, सक्सेसिव वाला मेथड। सवाल कहता है एक संख्या में 30% की वृद्धि होती है, फिर 30% की कमी होती है, अंततः संख्या में क्या परिवर्तन होगा? अंततः संख्या में क्या परिवर्तन होगा? बोलिए भाई। आप इसे रेशियो मेथड से भी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे कि सर 30% का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो 30/100 होता है, यानी कि 3/10। तो सवाल कहता है पहले 30% की वृद्धि, तो 10 यहां लिखो और उसमें 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 13।
दूसरी बार कह रहा है 30% की कमी, तो 10 यहां लिखो और उसमें से 3 घटा दो, दैट इज 7। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 100, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 91, यानी कि ओवरऑल अगर मेरी वैल्यू 100 है तो 100 से घट के 91 हो गई। क्या वो कमी हुई है? हाँ जी सर, क्योंकि 100 से कम हुई है। और अगर प्रतिशत कमी बतानी है तो 9/100, ओरिजिनल संख्या 100 को नीचे रखना है और गुणा 100। तो परसेंटेज कमी कितनी आ गई बच्चा? 9% की कमी है। ये तो हो गया इसका रेशियो मेथड कि 9% की कमी। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है अगर आप रेशियो मेथड से जाते हैं तो। लेकिन अगर आप इसे सक्सेसिव के जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए उससे जाते हैं तो आपको पता है एक वृद्धि है और एक कमी है, एक वृद्धि है और एक कमी है। तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। यस, तो 30 - 30 गुणा 30/100। तो 30 - 30 तो 0 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये आ जाएगा माइनस का 9%। और यहां पर जो माइनस का 9% है, माइनस का साइन क्या दर्शाता है? माइनस का साइन दर्शाता है कमी, यानी कि आप कहोगे 9% की कमी। और अगर यही साइन प्लस का आता तो होती वृद्धि। कल ही तो बताया मैंने आपको। ओके, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखिए जरा। कह रहा है कि एसी की कीमत पहले 16% बढ़ गई, बाद में बिक्री में कमी होने के कारण कीमत में 22% की गिरावट करनी पड़ी। भाई पहले तो उन्होंने बड़े मतलब एटीट्यूड में आके 16% रेट बढ़ा दिया एसी का, लोगों ने खरीदना कम कर दिया, ले भाई ये महंगा है हम ले ही नहीं रहे इसको। तो कंपनी ने क्या किया, बेचारे ने 22% कम करना पड़ा रेट। तो कह रहा है बताइए अंतिम कीमत शुद्ध में परिवर्तन ज्ञात करो। वही है कि पहले 100% बढ़ाया फिर 22% कम कर दिया, तो ओवरऑल क्या चेंजेस होंगे, क्या परिवर्तन होगा? सेम क्वेश्चन करना है। एक वृद्धि है और दूसरी कमी है। तो बच्चे जब एक वृद्धि हो और दूसरी कमी हो तो क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। ओवरऑल साइन अगर माइनस में आया तो कमी, ओवरऑल साइन अगर प्लस में आया तो वृद्धि। बताओ जल्दी से। अब देखो आप इसे रेशियो मेथड से जाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि ये परसेंटेज ऐसे हैं जो सीधे सीधे परसेंटेज नहीं है। मान लो अगर यही परसेंटेज 20%, 10%, 15%, 5%, 30%, 50% इस तरीके के होते तो आप रेशियो मेथड से बड़े खुशी खुशी चले जाते। लेकिन अब 22% का रेशियो बनाओगे तो 22/100, भाई आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी आपको। तो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाओ कि अगर परसेंटेज ऐसे हैं कि जिनका फ्रैक्शन निकालना आसान नहीं है तो आप फॉर्मूले मेथड से जाओ। जो लोग रेशियो से करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, ये रेशियो से तब जाओ जब परसेंटेज आसान हो। ओके, तो 16% की वृद्धि और 22% की कमी, तो a माइनस बी, पहले वृद्धि को रखना है। a माइनस बी में पहले किसको रखना है? वृद्धि को। तो वृद्धि है 16 की, तो a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। तो 16 में से 22 गया, कितना आएगा? माइनस का 6। भाई 16 में से 22 जाएगा, माइनस का 6 ही आएगा ना। माइनस ये जाएगा आपका 16 दूनी 32, हासिल का 3, 16 दूनी 32 और 3 35 बटा 100। तो ये आ जाएगा -6 -3.52। अब देखो माइनस और माइनस वाली संख्या प्लस हो जाती है, तो ओवरऑल आएगा माइनस का 9.52, माइनस का 9.52। अब ओवरऑल तो माइनस का साइन है, अब ओवरऑल माइनस का साइन है तो क्या हम बोल सकते हैं बच्चे 9.52% की कमी हुई है? आप कहेंगे सर वाह मजा आ गया, मजा आ गया सर सच में। ऑप्शन देख के तो डर ही गए थे हम कि कितनी कैलकुलेशन होगी। होगी, अगर आप इसे रेशियो मेथड से जाओगे तो आप देखना कैलकुलेशन होगी इसमें।
तो जवाब कितना आ गया? जवाब आ गया 9.52% की कमी। आगे बढ़ूं? चलो, अगर रेशियो 3 है, जैसे ये है, एक बार देखना इसको। तो क्या करें? कह रहा है एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रम से 5%, 10%, 20% वृद्धि होती है, तो कीमत का समतुल्य परिवर्तन क्या होगा? देखो, अब जो ये परसेंटेज आप देख रहे हो, ये परसेंटेज आसान है। 5% का फ्रैक्शन आसान है, 10% का फ्रैक्शन आसान है, 20% का फ्रैक्शन आसान है। आप चाहे फॉर्मूले से जाओ, आप चाहे रेशियो से जाओ, आपकी मर्जी है। दोनों से आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कम समय में कर सकते हो। क्योंकि ये परसेंटेज ऐसे हैं जिनके फ्रैक्शंस आपको ऐसे चुटकियों में याद हैं। अगर आपने किए होंगे तो, नहीं किए होंगे तो फिर प्रॉब्लम है। 10% 1/10, 20% 1/5, 5% 1/20। वृद्धि है 20 से 21, 10 से 11, 5 से 6। सीधा दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, देख लो। क्योंकि ये परसेंट, मान लो अगर यही परसेंटेज ऐसे होते, 7%, 11%, 13%, 13%, तो क्या आप फिर सोचते रेशियो मेथड से जाने की? नहीं सोचते ना, क्योंकि भैया उनके फ्रैक्शंस बहुत टफ बन जाएंगे। फिर 11% मतलब 11/100, 100 से 111। 13% मतलब 13/100, 100 से 113। करते रहो 113 की गुणा। तो उस तरफ फिर हम सोचेंगे रेशियो मेथड जाने से। यहां जा सकते हैं इजीली। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि सर कौन से मेथड से जाए। तो अगर परसेंटेज आसान है तो फिर किसी से भी जा सकते हो। अब अगर आप इसे फॉर्मूले मेथड से जाओगे, तो तीनों में वृद्धि हुई है ना बच्चा, तो पहले दो में वृद्धि वाला फॉर्मूला लगा दो। पहले दो में वृद्धि वाला, a+b+a×b/100 वाला। तो 5+10 +5×10/100। तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 15, और 5/10 होता है 0.5। ये आ गया 15.5%। तो पहले दो से ओवरऑल वृद्धि आ गई 15.5%। अब इस 15.5% को तीसरे वाले के साथ लगा दो, इसको आप तीसरे वाले के साथ लगा दो। अगेन वही फॉर्मूला, a+b+a×b/100। तो आप कहोगे सर 15.5 + 20 + 15.5 × 20/100। तो 20×5 = 100, 5 से जाएगा 5×3 = 15, 5×1 = 5। ये आ जाएगा 35.5 + 3.1, कितना आ गया? 38.6%। कहीं ऑप्शन में है क्या? ये रहा 38.6%। 38.6, 38 से ज्यादा। एक साथ वाला फॉर्मूला भी चलो मैं आपको बता देता हूं। ये 6% नहीं बना है तो ऑप्शन को ठीक कर लेना इसको, है ना। ये 3/5 कर लेना इसको। 38 सही, 3/5 ये कर लेना। ओके, तो 3 का मैं एक साथ फॉर्मूला भी बता देता हूं। a% की वृद्धि, b% की वृद्धि, और c% की वृद्धि। तीनों की तीनों क्या है? वृद्धि है। तो तीनों वृद्धि का एक साथ वाला फॉर्मूला अक्सर लोग उसे पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं अभी लिखवाने वाला हूं आपको। ओवरऑल वृद्धि होती है a+b+c प्लस 2 की गुणा ab +bc और प्लस पहले तीसरे की ac/100 प्लस तीनों की एक साथ गुणा abc, और यहां 2 जीरो से डिवाइड किया है तो यहां 4 जीरो से डिवाइड कर दो। ये होता है ओवरऑल एक ही फॉर्मूले में। ठीक है, जैसे ये 5%, 10% और 20% का क्वेश्चन था ना, तीनों वृद्धि थी, तो मैं आपको इसे फॉर्मूले से करके दिखाता हूं। क्या करो, एक बार तीनों को जोड़ दो। 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35।
प्लस दो दो की गुणा करो, 5 धाम 50 प्लस 20 धाम 200 प्लस पहले और तीसरे की गुणा 20 पंजे 100 डिवाइड बाई 100 प्लस तीनों की एक साथ गुणा, 20 धाम 200, 200 पंजे 1000, तीनों की एक साथ गुणा करी तो 20 गुणा 10 गुणा 5 कितना आ गया 1000 और बटे 4 जीरो। तो ये कितना आएगा 35 प्लस 350 बटा 100 प्लस 1/10। तो ये कितना आ जाएगा 35 प्लस 100 से डिवाइड करेंगे 3.5 प्लस 0.1 कितना आ गया 35 और 3 38 0.5 और 0.1 0.6% आ गया ना 38.6। तो ये तीनों का कंबाइंड वाला फॉर्मूला है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज में भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ओके। नहीं तो मैं कहूंगा फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से नहीं जाना चाहते तो फिर दो दो पे लगा दो। अगर आप रेशियो मेथड से जाना चाहते हो तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, 10% का होता है 1/10 और 20% का होता है 1/5। तीनों वृद्धि हैं तो पहले तो 20 में 21 कर दो, एक जोड़ के 10 में एक जोड़ के 11 कर दो और 5 में एक जोड़ के 6 कर दो। इधर मल्टीप्लाई करो, 20 पंजे 100 धाम 1000, इधर मल्टीप्लाई करो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13। देख लो 1000 से 1386 है तो 386 की वृद्धि है और कितने पर 1000 पर और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 10 से डिवाइड करोगे तो 38.6%। कितना आ गया बच्चा 38.6%। ओके, तो तीनों मेथड से मैंने करा दिया, आपकी मर्जी है। अब हर सवाल में हम ऐसा नहीं करेंगे। इसे करिए जरा। कह रहा है एक जीवाणु की संख्या पहले दिन 12% और दूसरे दिन 10% बढ़ती है, किंतु तीसरे दिन क्या होती है 15% कम हो जाती है। यदि 3 दिन की समाप्ति पर संख्या 6545 है तो शुरुआत में संख्या क्या थी। लगाओ दिमाग और बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा। क्या जवाब होगा भाई। पहले तो 12% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, उसके बाद तीसरे दिन 15% की कमी। आप रेशियो मेथड से चले जाओ, जो रेशियो वाले हैं। 12% का फ्रैक्शन निकालो, 12/100, 4 से काट दो, 10 का 1/10 और 15 का 15/100, 5 से काट दो। फिर जो वृद्धि कह रहा है उसको बढ़ा दो, जो कमी कह रहा है उसको घटा दो। अगर आप इसे फॉर्मूले से जाना चाहते हैं तो पहले तो 12 और 10% की वृद्धि है, तो पहले तो वृद्धि का फॉर्मूला लगाओ। तो वृद्धि का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस a गुणा बी बटा 100। तो ये कितना आ गया 12 और 10 22 प्लस 10 से डिवाइड करोगे 1.2 23.2। तो पहले तो जब दो वृद्धि हुई है 12 और 10 की तो ओवरऑल वृद्धि आ गई 23.2। अब सवाल कह रहा है कि उसके बाद तीसरे दिन 15% की कमी हो गई। तो अब आपको पता है कि 23.2% की तो वृद्धि है और फिर उसके बाद में 15% की कमी। तो एक वृद्धि और एक कमी, एक वृद्धि और एक कमी है, तो फिर ओवरऑल फॉर्मूला क्या होगा भैया। वृद्धि प्लस कमी का 23.2 माइनस 15 माइनस 23.2 गुणा 15 बटे 100। पॉइंट हटेगा, जीरो आ जाएगी। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7.538, 8.2 माइनस 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 और 3 48,
15 दूनी 30 और 4 34 बटे 1000। ये आ जाएगा 8.2 माइनस 100 से डिवाइड करेंगे 3.48। तो कितना आएगा भैया? ये 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गए 7 और 7 में से 3 गए 4। ये आएगा आपका 4.72%। और ये ओवरऑल प्लस में आया है, तो ओवरऑल प्लस में आया है तो 4.72% की वृद्धि है। ये क्या है? वृद्धि है। और सवाल कहता है तीसरे दिन की समाप्ति पर संख्या 6545 हो गई। 6545 हो गई। तो भैया अगर इतनी वृद्धि हुई है तो वृद्धि होने के बाद संख्या कितनी हो गई है? अगर 4.72% की वृद्धि है, किसी भी संख्या में अगर 4.72% की वृद्धि होती है तो वृद्धि होने के बाद कितनी संख्या हो जाएगी? सर 100 में जोड़ दो, 104.72% हो जाएगी। और उसी की वैल्यू 6545 है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत टफ जा रहा है। मैं बताऊंगा क्यों जा रहा है और इसका भी बेस्ट मेथड बताऊंगा फिर मैं। तो 104 क्योंकि ये वृद्धि है तो 100 में जोड़ दिया, यहां से 1% की वैल्यू निकालोगे 6545 बटे 104.72 और फिर 100% की वैल्यू निकालोगे, वही आपका जवाब होगी गुणा 100। यहां से फिर 100% की वैल्यू निकालोगे। अब आप कहेंगे सर इस तरीके से तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन चली जाएगी। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल जाएगी। तो फिर आपको करना क्या है? देखो अब सुनो, सामने देखो। अगर वो केवल परसेंटेज तक ही सीमित रहे कि कितने परसेंट की ओवरऑल वृद्धि हुई है या कमी हुई है, मतलब कि यहीं तक सीमित रहता, तो फिर ये मेथड आसान था। अगर वो परसेंटेज तक ही ऑप्शन में सीमित रहे, आपसे परसेंटेज में ही पूछे, तो फिर आप ये फॉर्मूला मेथड जाओगे। लेकिन अगर उसने ये संख्या दे दी ना ओवरऑल और संख्या पूछ ली, तो फिर आपके लिए ये आगे वाला जो पार्ट है ना ये परेशानी पैदा कर सकता है। फिर ये आगे वाला, तो अगर वो परसेंटेज तक ही सीमित रहे तो फिर ये जा सकते हो, और अगर वो संख्या पूछ ले तो फिर आप रेशियो मेथड से जाओगे तो चीजें थोड़ी सी आपको आसान लगेंगी। अगर वो संख्या दे रखा हो उसने, तो जैसे उसने दे दिया कि भैया समाप्ति पर संख्या इतनी है, तो आपको फिर ओरिजिनल संख्या निकालनी है तो फिर रेशियो मेथड से जाओ, वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये मेथड अच्छा है लेकिन वो परसेंटेज तक ही सीमित रहे, अगर कि ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि कितने परसेंट की कमी, तब। अब सवाल ने बोला है 12%। 12% का फ्रैक्शन 12/100 करेंगे। 4 तिया 12, 25 चौके 100, 3/25 होता है। 15% का होता है 3/20 और 10% का होता है 1/10। सारे परसेंटेज के फ्रैक्शंस आपको पता होने चाहिए। कह रहा है पहले तो 12% की वृद्धि हुई, तो 25 में 3 जोड़ दो, कितना हो गई? 28। फिर 10% की वृद्धि हुई, 10 में 1 जोड़ दो, 11। फिर कह रहा है कि कमी हो गई 15% की, तो 20 में 3 घटा दो। यहां 3 क्या करना है? माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा? 20 में से 3 घटाओगे तो आ जाएगा 17। ठीक है, अब गुणा कर दो इधर। ये जाएगा 25 दूनी 50, 500 धाम 5000। ठीक है, इधर गुणा करेंगे, इधर गुणा मत करो बल्कि ऐसे ही रहने दो। 28 गुणा 11 गुणा 17, गुणा मत करो क्योंकि ये चीजें कैंसिल आउट होंगी। तो भैया फाइनल संख्या हमारे पास है 28 गुणा 11 गुणा 17, और इसी की वैल्यू हमें दे रखी है 3 दिन की समाप्ति, यानी कि 12%, 10% की वृद्धि और 15% की कमी के बाद बाद हमारी संख्या बनी है 6545। तो ये इस यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6545। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6545 बटे 28 गुणा 11 गुणा 17। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालकर 5000 की निकाल दो। बस ये करना है आपने। क्या करेंगे आप? 17 से काटेंगे या 11 से काट दो पहले। 11 पंजे 55, 10, 11 नाम 99, 11 पंजे 55, 17 तिया 51, 17 पंजे 85, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 5/4। तो 5000 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5/4।
यानी कि 25,000 बटे 4, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आपका जवाब आ गया 6250। कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं हुई। ओके। कभी भी संख्या पूछे तो आप रेशियो मेथड को प्रेफरेंस दोगे। ये सवाल करिए। एक बैग में 4800 ग्राम चावल है। बैग में 20% चावल डाले जाते हैं, फिर 10% निकाल लिए जाते हैं, फिर 15% डाल दिए जाते हैं, फिर 25%। आपके दिमाग को टेंशन दे रहा है ये सवाल खामा खा। चावल डाल रहा है, निकाल रहा है, डाल रहा है, क्या करें, करना पड़ेगा भाई सवाल। कि पहले 20% डाले, फिर 10% निकाल लिए, फिर 15% डाले, फिर 25% निकाल दिए। कह रहा है बताओ अंत में कितना वजन रहेगा। रेशियो मेथड से जाओ। सबके फ्रैक्शंस 1/5 होता है, 1/10 होता है, 3/20 होता है 15% का, 25% का 1/4 होता है। मैं लिख रहा हूं अलग अलग से ताकि आपको ये याद रहे। कह रहा है कि भैया पहले तो 20% चावल डाले गए। चावल डाले गए का मतलब है संख्या बढ़ी है या कम हुई है, बढ़ी है ना, तो 5 में 1 जोड़ दो 6। फिर 10% निकाल दिए गए तो कमी हो गई, 10 में से 1 घटा दो 9। फिर 15% वापस से डाल दिए गए तो 20 में 3 जोड़ दो 23। फिर उसके बाद 25% निकाल दिए गए तो 4 में से 1 घटा दो 3। यानी कि ये संख्या अगर शुरुआत में थी तो ये संख्या हो जाएगी बाद में। आप अपने सवाल को डिविजिबिलिटी से कर सकते हो। आपको इनकी वैल्यू बतानी है, ये सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। हमें जो शुरुआत की 4800 ग्राम चावल दिए हुए हैं वो इसकी वैल्यू दे रखी है, इधर वाली संख्याओं की वैल्यू दे रखी है, और हमें इधर वाली संख्याओं की वैल्यू निकालनी है यहां से 1 यूनिट निकालकर। तो क्या बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जवाब 9 से भी कटना चाहिए, मेरा जवाब 23 से भी कटना चाहिए? ऑप्शन चेक कर लो भाई, आपका ऑप्शन 9 से कटना चाहिए क्योंकि हमें 4800 ग्राम चावल इधर वाले यूनिट की वैल्यू दे रखी है, यहां से 1 यूनिट निकालेंगे, फिर इनकी गुणा करके इससे गुणा करेंगे उस 1 यूनिट को। तो बेहतर है हम कुछ सोचें एक्स्ट्रा कि हमारा जवाब 9 से कटेगा। 9 से कटने वाली संख्या जो नहीं है उसे हटाओ, अंकों का योग सम ऑफ डिजिट। तो 4 4 8 7 15 और 1 16 और 2 18, ये 9 से कट रहा है, हो सकता है। 4 4 8 7 15, 3 18, 18 और 2 20, ये 9 से नहीं कट रहा। 7 4 11, 2 13 5 18, हो सकता है। 4 और 1 5, 5 7 12, 3 15 और 1 16, 2 18, ये भी हो सकता है। अब चेक करो किससे, अब चेक कर लो आप 23 से, 23 से। क्या ये 23 से कटता है? 23 तिया 69, 4 और 1 5, 23 दूनी 46, 4 5 9, ये भी 23 से कट रहा है। फिर तो ये कट रहा है क्या? 23 एकम 23, 17 और 4 21, 23 निम्मा 207, 10, 23 चौके 92, 8 और 1 9, ये भी कट रहा है भाई। 23 से तो दोनों कट रहे हैं, फिर का मतलब ये इसका मल्टीपल है। 23 एकम 23, 17 4 21, 23 निम्मा 207, 10, 23 चौके 92, 8 और 1 9। तो फिर हमें 1 यूनिट निकालना पड़ेगा। एग्जामिनर ने बहुत आगे का सोच लिया। ठीक है, फिर निकालो। 20 4 दूनी 8, कितना गया ये? 20 पंजे 100, 100 धाम 1000, यानी कि 4000 आ गया। 4000 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4800। कोई नहीं भाई, निकालते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4800 बटा 4000, ये जाएगा आपका 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 6/5।
इतने यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 6 निम्मा 54, इन दोनों को गुणा करके 23 चौके 92, हासिल का 9, 23 पंजे 115 और 9 124, 3 से गुणा कर दो इसको, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो 3726 की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट से गुणा कर दो 6/5 से। 6 छिंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 सत्ते 42 और 1 43, 6 ती 18 और 4 22, और डिवाइड बाई 4 5। तो 5 से काटेंगे, 5 चौकू 20 2, 5 चौकू 20 3, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4471.2 ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्योंकि डिविजिबिलिटी तो सारी की सारी फॉलो कर रही थी। क्या करें? तो आपका जवाब कितना आ गया? 4471.2। ओके, चलो ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है अपराजिता का वार्षिक वेतन सोनिया के वार्षिक वेतन का 150% है। अपराजिता का जो एनुअल इनकम है वो सोनिया के एनुअल इनकम से का 150% है। अधिक या कम नहीं बोला। कह रहा है वेतन वृद्धि के बाद सोनिया के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, अपराजिता के में 12% की हुई। यदि सोनिया का प्रारंभिक वेतन 6 लाख रुपए था तो बताइए बढ़ोतरी के बाद अब अपराजिता का, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो शुरुआत का दे दिया। पहले तो दोनों का रेशियो बनाओ, अपराजिता और सोनिया का रेशियो। सवाल ने क्या बोला है कि भैया वार्षिक वेतन अपराजिता का जो है ना वो सोनिया का 150% है। 150% ज्यादा या कम नहीं बोला, उसने बोला 150% है सोनिया का। तो सोनिया का वेतन अगर 100 है तो अपराजिता का कितना है? 150। 100 में जोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर वो अधिक कहता तो जोड़ते हम। तो 50 तिया 150, 50 दूनी 100, ये उनके वेतन का रेशियो आ गया। अब उसने दोनों की वृद्धि कही, लास्ट में एक चीज को बड़ा आसान कर दिया। उसने कहा सोनिया का प्रारंभिक वेतन 6 लाख रुपए है। अब प्रारंभिक रेशियो तो हम निकाल चुके हैं भाई। भाई प्रारंभिक रेशियो तो हम निकाल चुके हैं, तो यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 लाख रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 से कटेगा 3 लाख आ जाएगी, है ना भाई? 2 से काट दो तो भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 गुणा 3 लाख, ये आ जाएगी 9 लाख। यानी कि अपराजिता का प्रारंभिक वेतन 9 लाख है और सोनिया का कितना है? 6 लाख। प्रारंभिक वेतन आपने दोनों का अलग अलग निकाल दिया। अब सवाल बोलता है कि भाई साहब, उसने क्या पूछा है? बढ़ोतरी के बाद अपराजिता का वेतन कितना है? बढ़ोतरी के बाद, तो बढ़ोतरी से पहले अपराजिता का कितना है? 9 लाख बढ़ोतरी से पहले। और अपराजिता के वेतन में कितनी वृद्धि हुई है? अपराजिता के वेतन में 12% की वृद्धि हुई है। हमें अपराजिता के वेतन से मतलब है, सोनिया का वेतन 20% बढ़ा, हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं है। हमें तो अपराजिता के वेतन से मतलब है, वही 12% बढ़ा, और वो अपराजिता का ही पूछ रहे हैं कि बढ़ोतरी के बाद अपराजिता का वेतन। तो क्या करो, किसी भी संख्या में अगर 12% की वृद्धि हुई बचे, तो वृद्धि के बाद कितने परसेंट हो जाएगी वैल्यू? अगर मैं कहूं किसी की वैल्यू में 12% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि के बाद कितना परसेंट हो गई? बोलिए, वृद्धि के बाद 112%। इसका 112% निकाल दो। भाई अपराजिता के वेतन में 12% की वृद्धि हुई है ना, और वो कह रहा है बढ़ोतरी के बाद कितना वेतन है? 112%। पुराने वाले का कितना? 112। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 जीरो लास्ट में आ जाएंगी। 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 9 एकम 9 और 1 10। तो कितना जवाब आ गया? 1,008,000, 10,08,000 रुपए।
हालांकि आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है आदमी का दिमाग। उसका यूज जितना आप करोगे, जीवन उतना सरल होगा। मैं कहूंगा कोई जरूरत नहीं थी इसकी। आप खुद सोचो, अपराजिता का वेतन कितना है? 9 लाख रुपया। बार 112% कहां से आया यार? मैं तीन तीन चार चार बार इसलिए बताता हूं कि ये सवाल ना आए। 100 बार किसी संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो वो कितना परसेंट हो जाएगी? 100 में 12 जोड़ दो, 112% यहां से आया। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग वॉल्यूम बिल्कुल लो करके पढ़ते हो, या ईयरफोन नहीं लगाते, या वॉल्यूम खोलते ही नहीं हो, आप बस स्क्रीन पे जो चल रहा है ना वो देखते हो। सुनो, अपराजिता का वेतन अगर 9 लाख रुपए है और उसमें 12% की वृद्धि होती है, तो क्या अपराजिता का वेतन 9 लाख से ज्यादा होगा या कम होगा? आप कहेंगे सर 9 लाख से ज्यादा होगा क्योंकि वृद्धि हुई। तो 9 लाख से ज्यादा, उसने अपराजिता का ही वेतन पूछा है, 9 लाख से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, ये रहा। ऐसे भी लगा सकते हो, 9 लाख से ज्यादा एक ही ऑप्शन है। भाई अगर इसमें 12% बढ़ेगा तो आपका जवाब आएगा 9 लाख से ज्यादा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। चलो टाइप चेंज करते हैं अब जनसंख्या वाले सवाल कर लेते हैं। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने रामबाण सीरीज में भी पढ़ाया है यूट्यूब में, तो भैया याद रखना, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जनसंख्या वाला, जनसंख्या संबंधित प्रश्न। इसमें भी कैलकुलेशन जाती है कई बार। जनसंख्या संबंधित प्रश्न, पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, सवाल क्या है जरा देखते हैं। सक्सेसिव मेथड से ही होते हैं। कभी तो आप 12% लिखते हैं, कभी 112, कंफ्यूजन कर देते हैं। मैं कंफ्यूजन नहीं करता आपको, मैं कंफ्यूज नहीं करता, आप खुद कंफ्यूज होते हो क्योंकि आप समझते नहीं हो बच्चा। आप एक चीज को रटते हो कि अगर मैं 12% लिख रहा हूं तो फिर 12% ही लिखता चला जाऊं। तो आपने उस चीज को दिमाग में रट लिया कि यही रखना है। आपको समझने से कोई मतलब नहीं है, कोसों दूर है आप समझने से। अगर आप समझदार होते हैं मतलब, लेकिन उसका प्रयोग करते समझदारी का, तो आप ये सोचते कि सर ने तो पहली क्लास में ही बताया था किसी चीज को 10% बढ़ाना मतलब 100% में जोड़ना, 110%। किसी चीज को 10% कम करना मतलब 100% से घटाना, 90%। किसी चीज को 12% बढ़ाना मतलब 100% में जोड़ना, 112%। आप 12% भी निकाल सकते हो, 9 लाख का 12% निकाल कर फिर 9 लाख में जोड़ो, तब भी वही उत्तर आएगा। आप 9 लाख का 12% निकालो, 9 लाख गुणा 12/100, जो आए फिर उसे 9 लाख में जोड़ो, या फिर सीधा 112% निकाल दो, तो वो जोड़ने जोड़ने से बच जाओगे आप। लेकिन नहीं, आपने तो दिमाग को सीमित कर रखा है अपने को, तो सीमित रेखा से थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। करिए सवाल। एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 8,08,65। ओके, यदि इसमें 11% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? अच्छा खुद सोचो, अगर गांव की जनसंख्या आज 8,08,65 है, और एक लाइन और उसने बोल दी कि हर बार वो 11% बढ़ती है हर साल, और उसने आपसे पूछ लिया 2 साल पहले कितनी रही होगी, तो आप मुझे जस्ट ज्यादा या कम में बताना।
कि 2 साल पहले उसकी जनसंख्या 8,08,65 से ज्यादा रही होगी या कम। ये वर्तमान, आप ऐसे सोचो, हमारे देश की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है। भारत देश की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है। और आज अगर हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ है, तो 2 साल पहले कितनी रही होगी? क्या 150 करोड़ से ज्यादा रही होगी या कम रही होगी? सर कम रही होगी। वो कम जनसंख्या ही बढ़ते बढ़ते आज 150 करोड़ हो गई। ऐसे क्यों नहीं सोचते आप कि अगर आज जनसंख्या 8,08,65 है और ये हर साल 11% बढ़ रही है, तो 2 साल पहले जनसंख्या 8,08,65 से कम रही होगी। वो कम जनसंख्या 11% बढ़ के यहां पहुंची है। अब वो कितनी रही होगी? लेकिन इससे तो कम ही रही होगी। 3 ऑप्शन हो सकते हैं, देखो कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले क्या करें, मैंने आपको बोला कि जब भी सक्सेसिव वाला क्वेश्चन आएगा और आपको संख्या दे रखी होंगी, तो आप इसे रेशियो मेथड से जाना। फॉर्मूले से जा सकते हो, लेकिन रेशियो से जाओगे तो चीजें थोड़ी सी सही रहेंगी। अब 11% की वृद्धि होती है हर साल, तो 100 से कितना? 111 पहली साल। दूसरी बार भी 100 से कितना? 111। तो ये आ जाएगा आपका 10,000। और इसको गुणा मत करना, इसको ऐसे ही रहने दो। 111 गुणा 111। अब ये जो है 10,000 और ये है 111 गुणा 111। ये वाला पार्ट मेरा होगा वर्तमान का, वर्तमान का। और ये वाला पार्ट होगा मेरा पास्ट का, भूतकाल का। यानी कि 2 साल पहले की जनसंख्या ये है और वर्तमान में जनसंख्या ये है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि भैया ये वर्तमान वाला पार्ट है और ये 2 साल पहले वाला पार्ट है? मुझे पता चला ऐसे, क्योंकि मुझसे सवाल में बोला गया है कि वर्तमान जनसंख्या दी गई है और 2 साल पहली वाली जनसंख्या पूछी है। तो मुझे पता है कि वर्तमान जनसंख्या ज्यादा होगी और 2 साल पहले वाली जनसंख्या कम रही होगी। तो इन दोनों में कम कौन सा है? 10,000। इसीलिए ये 2 साल पहले वाली है और जो ज्यादा वाला है वो वर्तमान वाली है। ऐसे मुझे पता चला। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है वर्तमान की कितनी? 8,008,65। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,008,65 डिवाइड बाई 111 गुणा 111। आपको पता है 111 एक बड़ी प्यारी संख्या है, वो 3 गुणा 37 से मिलके बनती है। 3 गुणा 37 से मिलकर 111 बनता है। अगर इसे आप 3 से काटते हो 37 बार, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। नहीं गलत कर दिया क्या? 3 दूनी 6, 2, 3 छिंग 18, 2, 3 छिंग 18, 2। यस, थोड़ा सा गलत हो गया। 3 छिंग 18, 2, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब ठीक है। ऐसे ही इसे भी 37 बार काटोगे तो जाएगा 3 अट्ठे 24, 2, 3 अट्ठे 24, 2, 3 नाम 27, 2, 3 अट्ठे 24, 1, 3 पंजे 15। अब आप इसे 37 से काटो, कितनी बार कटेगा 37 से? 37 दूनी 74, 6 8 6 14, 37 चौके 148, 1 जीरो, 37 पंजे 185। फिर इसे 37 से काटो भैया, कितनी बार जाएगा? 37 छिक्के कितना होता है? 6 सत्ते 42, 6 × 3 = 18 × 4 = 22, 222। 37 पंजे 185। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 37 छिक्के, सॉरी, 37 छिक्के 222 और 37 पंजे 185। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 65। एक यूनिट की वैल्यू 65 है, तो 10,000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10,000 गुणा 65। यानी कि आपका जवाब आ जाएगा 65 और उसके बाद में 4 जीरो। तो 2 साल पहले जनसंख्या 6,50,000 रही होगी। 10,000 कहां से आया? 100 × 100। ऐसी बातें क्यों करते हो तुम? कितनी आ गई बच्चे? 6,50,000।
इस सवाल को करिए, का जवाब होगा, बताइए। जल्दी से सॉल्व करो, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं भैया। नहीं, 3 की विभाज्यता नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, हमें क्या पता क्या आई है, हमें तो 10,000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कह रहा है, एक शहर की आबादी कितनी है जी? 1 लाख। अगले साल इसमें 12% की वृद्धि होने की उम्मीद है, उसके बाद इसमें 10% की कमी होने की उम्मीद है, तो अंत में नई आबादी कितनी होगी? इसे आप फॉर्मूला मेथड से जा सकते हो। जब आपको वर्तमान जनसंख्या दे रखी हो और भविष्य की पूछ ले, आप फिर भी आप रेशियो मेथड से जाओ। 12% का फ्रैक्शन कितना है? 3/25। फॉर्मूला वॉर्मूला अपने रफ कॉपी में लगाना, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट। 10% का फ्रैक्शन 1/10। तो सवाल कहता है 12% की वृद्धि होने की उम्मीद है, तो 25 में 3 जोड़ दो, 28। फिर 10% की कमी होने की उम्मीद है, 10 में से 1 घटा दो, 9। ठीक है, तो इसमें गुणा करेंगे, 25 धाम 250 और 28 निम्मा कितना होता है? 9 × 8 = 72, 7, 9 दूनी 18, 7 25। अब इन दोनों में वर्तमान जनसंख्या ये वाली होगी, ये वर्तमान होगी, और ये 2 साल बाद की होगी, 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या अगर 25 धाम 250 यूनिट है, तो 2 साल बाद 28 निम्मा 252 यूनिट हो जाएगी। हमें वर्तमान आबादी दे रखी है 1 लाख, तो क्या मैं कह सकता हूं 250 यूनिट का मतलब है 1 लाख, 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 1 लाख/250। जीरो से जीरो गया, 25 चौको 100, 400। तो भैया 252 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? गुणा 400। जीरो जीरो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10। ये हो जाएगी 100,800। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजन है कि कौन सा वर्तमान मान है, मैं वो सारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। कभी भी सवाल में वर्तमान और भूतकाल की बात हो रखी हो, जैसे इस सवाल में था, इसमें था कि वर्तमान जनसंख्या और 2 साल पहली, यानी कि वर्तमान और भूतकाल की बात जब भी होती है, प्रेजेंट और पास्ट की बात जब भी होती है, प्रेजेंट और पास्ट की बात जब भी होती है, तो हमेशा याद रखना, जो मल्टीप्लाई करके नीचे रेशियो बनता है ना, ये वाला पार्ट प्रेजेंट का लेते हैं और ये वाला पार्ट लेते हैं पास्ट का। जब भी किस किस की बात होगी सवाल में, प्रेजेंट और पास्ट की, कि भैया वर्तमान इतनी है, 2 साल पहले कितनी थी, 3 साल पहले कितनी थी, तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट वर्तमान का लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाला पास्ट का। ये आप एक कॉन्सेप्ट के रूप में भी ध्यान रख सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो। और कभी भी अगर प्रेजेंट, वर्तमान और फ्यूचर, भविष्य की बात हो रही हो, कि भैया वर्तमान में इतनी है, 4 साल बाद कितनी होगी, 2 साल बाद कितनी होगी, तो भविष्य की बात कर रहा है, तो इधर मल्टीप्लाई करते हो, इधर मल्टीप्लाई करते हो, तो ये वाला पार्ट लेना है प्रेजेंट का और ये वाला पार्ट लेना है फ्यूचर का। ठीक है, तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में था कि हमें 2 साल बाद उसकी जनसंख्या पूछी, यानी कि वर्तमान और भविष्य की बात कर रहा है, तो हमने ये वाला पार्ट वर्तमान का और ये वाला फ्यूचर का ले लिया। चलो ये सवाल करिए जरा, फिर आपको जनसंख्या के थोड़े से अलग तरह के सवाल कराता हूं, थोड़े से अलग टाइप के।
ये टाइप कंप्लीट करके ही एंड होगी क्लास। इसमें भी 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ऐसे इस टाइप को बीच में कैसे छोड़ दूं भाई। ये टाइप एंड करते हैं। 4 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी। 4 साल पहले यानी कि भूतकाल की बात हो गई, पास्ट की। पहले 2 वर्षों के दौरान जनसंख्या की दर में 20% वृद्धि हुई। तीसरे और चौथे वर्ष में 10% और 5% की कमी आई। तो 4 साल बाद वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो ये बात पास्ट और प्रेजेंट की हो रही है, यानी कि भूतकाल और वर्तमान की। तो जब भी भूतकाल और वर्तमान यानी कि पास्ट और प्रेजेंट की बात होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पास्ट और ये प्रेजेंट। करिए। सबसे पहले सारे फ्रैक्शंस। 20% 1/5, 10% 1/10, 5% 1/20। सवाल क्या कह रहा है, पहले 2 वर्षों में 20% की वृद्धि हुई। तो 2 साल में 20% की वृद्धि है, तो भैया 2 बार 20% की वृद्धि करनी है, क्योंकि वार्षिक रूप से 20% वृद्धि हुई है और 2 साल तक हुई है। यानी कि 5 से 6, 5 से 6 2 बार करना है। उसने बोला 2 साल के दौरान वार्षिक रूप से 20% जनसंख्या बढ़ी। तो पहली साल भी 20%, अगली साल भी 20%। तो 2 बार 5 से 6, 5 से 6 करना है। कह रहा तीसरे और चौथे वर्ष में 10% और 5% की कमी आई है। तो तीसरे वर्ष में 10% की कमी यानी कि 10 से 9। चौथे वर्ष में 5% की कमी यानी कि 20 में 1 घटा दो 19। ठीक है बच्चा। गुणा करेंगे 5×25 दूनी 50 और 3 जीरो लगा दो, 5,000 आ गया इनको गुणा करने पर। इनको गुणा करोगे कितना आएगा, 6×6 36। 9 की गुणा करोगे 9×6 54, 9×3 27, 5 32। 19 की गुणा करोगे 19×4 76, 19 दूनी 38, 38 और 7 45, 19×3 57, 4 61। ओके। अब हमें यह पता है कि ये बात हो रही है भूतकाल की और वर्तमान की, पास्ट और प्रेजेंट। तो ये वाला पार्ट रहेगा पास्ट का और ये वाला पार्ट रहेगा प्रेजेंट का। हमें जनसंख्या कौन सी दे रखी है, पास्ट वाली दे रखी है ना। 4 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, तो पास्ट की जनसंख्या 5,000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10,000। 1 यूनिट की वैल्यू पूरा 2 बार कट जाएगा, तो भैया इतने यूनिट की वैल्यू। 2×6 12, 2×5 10 और 1 11, 2×1 2 और 1 3, 2×6 12। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 12,312। ऑप्शन नंबर ए हमारा से। डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हो आप। 9 का मल्टीपल देख लो, 19 का मल्टीपल देख लो। 9 का मल्टीपल यानी कि आपका जवाब 9 से कटना चाहिए, अंकों का योग। 8 8 16, 2 18 4 22 और 1 23, 9 से नहीं कट रहा। 5 और 1 6, 9 से नहीं कट रहा। 3 2 5, 5 6 11, 11 और 6 17, 1 18, ये 9 से कट रहा है, हो सकता है। लेकिन 19 से भी काट के चेक करो। 19 अट्ठे 152, 8 और 6 14, 19 सत्ते 133, 133 7 3 10, 102 है, 19 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो आपने 9 और 19 की डिविजिबिलिटी से 3 ऑप्शन हटा दिए, चौथा अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन थे वो जनसंख्या वाले जो सक्सेसिव वाले थे, सक्सेसिव वाले। अब सक्सेसिव वृद्धि के हर साल इतनी बढ़ी इतनी कम हुई, 2 साल बाद कितनी होगी, 4 साल पहले कितनी थी, किसको प्रेजेंट मानना है, किसको पास्ट मानना है, किसको फ्यूचर में मानना है, सब आपको पता है। अब जनसंख्या वाले ही सवाल बताता हूं, और थोड़े से अलग टाइप के, जो पूछे भी अलग तरीके से जाते हैं और सॉल्व भी अलग तरीके से होते हैं। जैसे आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, आप खुद सोच के मुझे बताना इसमें कौन सा मेथड हम लगा सकते हैं। नहीं, ये तो सक्सेसिव वाला है, सॉरी, ये सक्सेसिव वाला ही आ गया। और ये खुद करना है आपको, ये सेल्फ करना है आपको। सक्सेसिव वाला है, सेल्फ करना है कि भैया 2014 में जनसंख्या कितनी थी, 80 लाख। 2015 में 8% की वृद्धि हुई, 2016 में 35% की कमी आ गई,
17 में 65% की वृद्धि हुई, 17 के लास्ट में कितनी होगी जनसंख्या? ये खुद इनके फ्रैक्शंस बना के सॉल्व करना आप, तो इसका जवाब ढूंढना क्या होगा। अब मैं आपको कराता हूं वो सवाल जो थोड़े से अलग हैं। ये रहे, आप खुद सोच के बताओ मुझे, ये पढ़ो भी खुद और ये भी बताओ कि कौन सा मेथड हम इसमें यूज कर सकते हैं, बताइए। ये दो दो बार कैसे किया? क्योंकि बच्चे वो कह रहे हैं कि 2 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि हुई, 2 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि, तो पहले साल भी 20% की वृद्धि और दूसरे साल भी 20% की वृद्धि, इसीलिए 2 बार 5 से 6 किया। एलिगेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एलिगेशन मेथड कहाँ यूज करते हैं हम? जहां पर दो अलग अलग वर्गों की बात हो रही हो और उनकी कंबाइंड बात हो रही हो। क्या यही मैंने एलिगेशन में आपको बताया था कि एलिगेशन मेथड हर उस जगह पर लगेगा जहां दो अलग अलग वर्ग की बात हो रही हो और उन दोनों की कंबाइंड बात हो रही हो, वहां हर जगह एलिगेशन लगेगा। तो कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 7,000 है, पुरुष और महिला की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 11% और 8% है, यानी कि पुरुष में अलग जनसंख्या 11% बढ़ी, महिलाओं में अलग जनसंख्या 11% बढ़ी। और कह रहा है ऐसा करने पर ओवरऑल जनसंख्या 7680 हो गई। भाई पुरुष का अलग 11% वृद्धि, महिलाओं का अलग कितना 8% वृद्धि, और ओवरऑल वृद्धि अगर मैं पता कर लूं कि ओवरऑल वृद्धि है कितनी, क्या मुझे एलिगेशन मेथड मिल जाएगा फिर? हाँ जी सर, लेकिन एलिगेशन मेथड लगाने से पहले आपको ओवरऑल वृद्धि निकालनी पड़ेगी बच्चा। यस, ओवरऑल वृद्धि के लिए हमें पता है कि जनसंख्या शुरुआत में अगर 7,000 थी तो महिला और पुरुष की वृद्धि के बाद जनसंख्या 7680 हो गई। कितनी जनसंख्या बढ़ी है? आप कहेंगे सर जनसंख्या बढ़ी है 680, और अगर हमें परसेंटेज में बताना है तो 680 डिवाइड बाई ओरिजिनल 7,000 नीचे रखेंगे और गुणा 100, तो आपका जवाब आएगा 30 से 30 गया, 68/7% की वृद्धि है। ये ओवरऑल है। ये क्या है? 68/7%। पुरुष और महिला दोनों की मिलाकर ओवरऑल वृद्धि इतने परसेंट बढ़ी है, क्योंकि ओवरऑल जनसंख्या 7,000 से 7680 हुई है, तो ओवरऑल वृद्धि हो गई 68/7%। एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगा दो, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल। तो पुरुष में जनसंख्या कितनी बढ़ी? 11%, महिलाओं में कितनी बढ़ी? 8%, और ओवरऑल वृद्धि को बीच में रख दो, 68/7%। क्या इतना आसान सा एलिगेशन सॉल्व करना आता है आपको? बोलिए, इतना आसान सा एलिगेशन सॉल्व कर सकते हो क्या? पूरा चैप्टर पढ़ के आ गए भैया आप। ये 7 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी, तीनों में 7 की मल्टीप्लाई, 8 सत्तू 56, 11 सत्तू 77, 7 से 7 गया, 68 में से 56 गया तो आएगा कितना? 4 और 8 12, और 77 में से 68 गया तो कितना आएगा? 9। तो 3 तिया 9, 3 चौकू 12, नीचे जो रेशियो आया है ये संख्या का रेशियो आ गया। संख्या का आ गया कि पुरुष की संख्या अगर 4 यूनिट है तो महिलाओं की 3 यूनिट, तो 4 और 3 7, और उसकी वैल्यू जनसंख्या कितनी है? 7,000। एक यूनिट की वैल्यू 1,000, तो पुरुष की जनसंख्या कितनी हो गई? 4,000, और महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो गई? 3,000। सवाल ने क्या बोला है कि भैया कस्बे में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? भाई साहब 3,000 है, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, आपको क्या करना है? ओवरऑल वृद्धि निकालनी है, क्योंकि एक तरफ पुरुष की जनसंख्या बढ़ी, एक तरफ महिलाओं की, और ओवरऑल जनसंख्या 7,000 से बढ़ के इतनी हो गई।
तो हमने ओवरऑल वृद्धि निकाल दी 680 बटा 7000 गुणा 100 इतना, बीच में रखा, नीचे रेशियो निकाला, पुरुष और महिलाओं का आ गया, जोड़ के 7 यूनिट की वैल्यू 7000, 1 यूनिट 1000, 4 और 3 अलग अलग जनसंख्या हमने निकाल दी पुरुष और महिलाओं की। एक और सवाल करेंगे आप, ये सवाल करिए जरा। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। ओके, एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 10% और स्त्रियों की जनसंख्या 8% की वृद्धि हुई। कह रहा है कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो वृद्धि होने से पहले शहर में पुरुष की संख्या देख लो, इसमें तो ओवरऑल वृद्धि निकालनी ही नहीं है आपको, यहां तो ओवरऑल वृद्धि दी हुई है कि भैया पुरुष की जनसंख्या 10% बढ़ी, महिलाओं की 8% बढ़ी, लेकिन ओवरऑल जनसंख्या 9% बढ़ी है। ओवरऑल कितनी बढ़ी है? 9%। बच्चे आप इतना परेशान क्यों होते हैं कि सर बहस करो छोड़ दो, मतलब क्या मैं तुम्हें जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं? सच में फिर डरा दूंगा, फिर ये कहोगे तुम डरा रहे हो सर मुझे। प्रॉफिट लॉस बचा हुआ है, बड़ा चैप्टर, डिस्काउंट बचा हुआ है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय चाल दूरी, ट्रेन, रेस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन। और समय कितना बच रहा है? आज कितने तारीख हो गई? 10। अगले महीने की 19 तारीख से आपका एग्जाम है, और 19 से 5 7 10 दिन पहले तो सिलेबस कंप्लीट कराना ही पड़ेगा, आपकी मैराथन चलेगी। मान लो अगली 10 तक सिलेबस कराना है, तो 30 दिन है मेरे पास बस। तो 30 दिन में क्या मैं प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, टाइम डिस्टेंस, रेस, ट्रेन, बोट स्ट्रीम, मेंसुरेशन सारा करा दूं? एक एक घंटे पढ़ा के हो जाएगा क्या ये? बोलो। या तो तुम टारगेट बैच में आते ही मत, एक तो तुम बहुत लेट आए हो पढ़ने, एग्जाम से 2 महीने पहले, ऊपर से तुम्हें दिन में पढ़ना भी 1 घंटे है, तो कैसे संभव है भाई? तुम लेट आए हो तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा समय के साथ तुम्हें। या तो तुम 6 महीने पहले तैयारी शुरू करते, अपनी 8 महीने पहले तैयारी शुरू करते, तब 1 1 घंटे से काम चल जाता। बताइए। समय हुआ नहीं कि सर छोड़ दो छोड़ दो, भाई मैंने जबरदस्ती थोड़ी बैठाया हुआ है तुम्हें, मेरी भी तो मजबूरी समझो, मुझे भी 30 दिन के अंदर ये बड़े बड़े 5 6 7 चैप्टर कंप्लीट कराने, मैं कैसे कराऊंगा 1 घंटे पढ़ा के तुम्हें? सोचो, तुम पढ़े लिखे और समझदार बच्चे हो, कैसे कराऊंगा मैं? लगाओ इसमें एलिगेशन। जिसको जाना है वो जाए भैया, 1 घंटा पढ़ना है वो 1 घंटे पढ़ के जाए, वो मुझसे ना कहे कि सर 1 घंटे का हो गया बहस करो, या 1.5 घंटे हो गया बहस करो। बिना कहे निकल जाओ आप क्लास से, इस एग्जिट कर दो, मुझे पता थोड़ी चल रहा है कि तुम चले गए। आप 1.5 घंटे बाद अपने आप को रिलैक्स फील कराओ कि बहुत हो गया मेरी पढ़ाई, सर को पढ़ाने दो। मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हो कि बहस करो? मैं पूरे दिन पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने दो, तुम अपने 1.5 घंटे बाद निकल जाओ। कह रहे पुरुष की जनसंख्या 10% बढ़ी, महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ी? 8%। ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ी है? ओवरऑल जनसंख्या 9%, उसे बीच में रखेंगे। तो 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 8 गया 1, तो रेशियो कितना आ गया बच्चा? रेशियो आ गया 1:1। यानी कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई? 1:1 का रेशियो आ गया। तो 1 और 1, 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 8000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4000 के। तो वृद्धि से पहले पुरुष की जनसंख्या भी 4000 थी, और महिलाओं की जनसंख्या भी 4000 थी। अगर आपसे कहेगा वृद्धि के बाद जनसंख्या बताओ पुरुष की, बोलो। अगर आपसे कहेगा कि वृद्धि के बाद पुरुष की जनसंख्या, तो ये जो नीचे रेशियो आता है ना, ये वृद्धि से पहले वाला आता है, वृद्धि से पहले वाला। तो वृद्धि से पहले पुरुष अगर 4000 थे, तो पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। तो वृद्धि के बाद पुरुष कितने हो जाएंगे? 4000 का 110% निकाल दो। वृद्धि
अगर स्त्रियों में 8% की हुई है और वृद्धि के बाद अगर स्त्रियों की जनसंख्या निकालनी है तो 4000 का 108% निकाल दो, अगर वृद्धि के बाद कहेगा। लेकिन उसने वृद्धि से पहले पूछा है तो 4000 4000 आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये पूछ सकता है वो वृद्धि के बाद, उसमें भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोच के रखना है। 9% कैसे आया? 9% ऐसे आया, दिया हुआ है सवाल में। चलो एक और देखते हैं आगे, इसे देखिए जरा एक बार। एक कस्बे की जनसंख्या 3,11,250 है। कह रहे औरतों की संख्या और पुरुषों की संख्या का रेशियो 43 और 40 है। औरतों में 24% शिक्षित हैं और पुरुषों में 10% अशिक्षित हैं। तो कस्बे में कितनी जनसंख्या शिक्षित होगी? ये भी एलिगेशन से ही होगा। आपको महिलाओं में शिक्षित परसेंटेज दिया हुआ है, पुरुषों में अशिक्षित दिया हुआ है, तो यहां से हम शिक्षित निकाल सकते हैं 100 में से 10 घटाकर। और हमसे ओवरऑल शिक्षित पूछा है कि पूरे के पूरे कस्बे में ओवरऑल शिक्षित जनसंख्या कितनी होगी, ओवरऑल। तो आप क्या करो, आप ओवरऑल परसेंटेज निकाल दो शिक्षित का। ठीक है, बस 3,11,250 का उतना परसेंट निकाल देना। भाई संख्या का तो रेशियो हमें दिया हुआ है, हमें संख्या का रेशियो निकालना ही नहीं है। उसने एक तरफ पुरुष का शिक्षित, एक तरफ महिला का, ओवरऑल निकालना है आपने। तो आप मुझे बताओ, हमसे पूछा क्या है, कस्बे में कितनी जनसंख्या शिक्षित है। तो मुझे पुरुष का भी शिक्षित परसेंटेज बताओ और महिलाओं का भी शिक्षित, एजुकेटेड का परसेंटेज बताओ, लिटरेट का। तो आप मुझे बताओ बच्चा कि अगर पुरुष में 10% अशिक्षित है, 10% अशिक्षित किसमें? पुरुष में। तो शिक्षित कितने होंगे, लिटरेट कितने होंगे? मैं एलिगेशन किस पे लगा रहा हूं मेरे भाई? शिक्षित पर। एलिगेशन किस पे लगा रहा हूं मैं? शिक्षित पर। आप मुझे बताओ, अगर पुरुष में 10% अशिक्षित, इलिटरेट है, तो लिटरेट कितने होंगे, शिक्षित कितने होंगे? 100 में से 10 घटा दो सर, पुरुष में 90% शिक्षित होंगे, 90%। महिलाओं में 24% शिक्षित। देखो महिलाओं का तो दिया हुआ है, इसे 100 में से नहीं घटाना, इसे नहीं घटाना, ये तो 24% शिक्षित दे रखा है, तो यहां सीधा सीधा 24 लिख दो। और हमें ओवरऑल बताना है पूरे कस्बे में कितना है, और नीचे संख्या का रेशियो आता है जो कि दिया हुआ है 43 और 40। भाई नीचे का रेशियो तो दिया हुआ है ना प्यारे भाई हमें, 43 और 40 का, संख्या का। अब क्या बीच वाली वैल्यू नहीं निकाल सकते आप? ये तो आपको सिखाया है एलिगेशन मेथड में बीच वाली वैल्यू को निकालना। हाँ जी सर सिखाया तो है। इन दोनों की गुणा करेंगे कितना आएगा भाई? 0, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 2 38, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 24 चौके 96, 960, और डिवाइड बाई इन दोनों का योग 43 प्लस 40। कितना आएगा बच्चा? ये आएगा 0, 7 6 13, 9 और 8 17 और 1 18, 3 और 1 4, डिवाइड बाई 43 और 40 83। कितनी बार कट रहा है आप देख लो एक बार जरा मुझे बता दो। 7 6 13, 9 और 8 17 और 1 18, 3 और 1 4। 40 और 43 उल्टा कर दिया क्या मैंने? अरे यार, उल्टा कर दिया रेशियो। हमें रेशियो क्या दे रखा है? उल्टा लेना है हमें। हमें रेशियो दे रखा है औरत और पुरुष का रेशियो, लेकिन हमने इधर पुरुष और इधर औरत। तो औरत और पुरुष का रेशियो भैया ये उल्टा होगा, इधर 43 आएगा और इधर 40 आएगा, मेल के नीचे 40 आएगा, क्योंकि पहले उसने औरत फिर पुरुष। तो पहला रेशियो महिलाओं का है, दूसरा पुरुष का है, उल्टा कर दिया हमने। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। ये कितना आएगा? 9 चौक 3600 प्लस
24 से गुणा करेंगे, 24 तिया 72 हासिल के 7, 24 चौके 96, 96 और 7 कितना होता है 103, डिवाइड बाई 83 कितना आएगा 32, जोड़ेंगे 36 और 10 46 बटे 83। बताना बच्चा अब जरा कितना आएगा कट के ये 4632 को अगर मैं 83 से काटता हूं तो कितना बनेगा ये। 83 से कितनी बार जाएगा 8 चौक 32, 8 छींग 48 ज्यादा हो जाएगा, 8 पंजे 40, ये 5 बार कटेगा, 8 पंजे 40 और 3 पंजे 15, 415 बार गया। और 463 में से 415 जाओगे तो 13 में से 5 गए 8, 5 में से 1 गए 4 और फिर 2, 482। ये कितनी बार जाएगा ये अप्रोक्सीमेट जा रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है फिर अगर अप्रोक्सीमेट जा रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको 4643/83 रहने दो। ओवरऑल इतने परसेंट जनसंख्या है तो 311250, इसका 4632/83 और गुणा 100, ये परसेंट निकाल दो इसका। इसका सीधा सीधा इतना परसेंट ही निकाल दो, 4632/83, 4632/83। अगर नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, इतना परसेंट ही निकाल दो इसका, आपका जवाब वही हो जाएगा। वही परसेंट नहीं कट रहा है तो कोई नहीं, इतना परसेंट निकाल दो फिर। ठीक है भाई, 0 से 0 कट गया, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 5 छंग 30, 1 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। ओके, अब ये क्या 83 से कटेगा, अब तो कटना चाहिए यार, अब तो 83 से इसे कटवा ही दो। अगर 4632 नहीं कटा तो एटलीस्ट 6225 को तो कटवा ही दो। 8 सत्ते 56, 8 नाम 63, 8 सत्ते 56, 7 बार कटेगा तो 7 तिया 21, 2 7 अठे 56 और 2 58, 581, 19 और 22, 9 और 2 11, 2 और 1 3 और 1 4 15, 8 पंजे 40, 3 पंजे 15, देखो 75 बार कट गया। ठीक है 4632 नहीं कटा तो मैंने एज इट इज ले लिया, तो 6225 कट गया 75 बार। 2 से इसको काट दो, 2316, और 75 से इसको गुणा कर दो, 75 से इसको गुणा कर दो जितनी बार भी ये जाएगा। तो कितनी बार जाएगा 75 छिक्के कितना होता है 450, हासिल का 45, 75 एकम 75 और 45 कितना होगा 120, हासिल के 12, 75 तिया 225 और 12 237, लास्ट में 700 आना चाहिए, इनकी मल्टीप्लीकेशन के लास्ट में 700 आना चाहिए। 75 तिया 225, 237, 23, 75 दूनी 150 और 23, सॉरी 177, 150 और 23 173, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है 173,700, ऑप्शन नंबर सी ये हो गया। ओके, थोड़ी सी यहां पर हमें कैलकुलेशन में ये रहा कि ये कट जाए, अब वो नहीं कटा उसमें टाइम लग गया, तो हमने एज इट इज रख के निकाला, तो आपका जवाब ये मिल गया है। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन को और देख लीजिए, फिर हम, या फिर ये आप खुद करके लाना HW, इसे हम कल यहीं से शुरुआत करेंगे, कल की क्लास की शुरुआत हम यहीं से करेंगे बच्चे। और बाकी कल मैं कोशिश करूंगा कि आपका परसेंटेज एंड हो जाए, क्योंकि अभी इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। एक तो वो बचे हुए हैं कि इतने नंबर लाता है, इतने नंबर से फेल हो गया, स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह वाला, और एक बचा है आपका देखते हैं, अभी तो इलेक्शन वाला भी बचा हुआ है, कल एंड होता है कि नहीं। बाकी मिलेंगे कल, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।